प्राची की शादी होने वाली थी। हालांकि अब सब जल्द से जल्द ये शादी करना चाहते थे। उसके और युग के घर वाले तो आरव, रूही, निखिल और मधु सब प्राची के घर पर ही रुके थे। कोई भी दिल्ली वापस इसलिए नहीं गया था कि बार बार आने जाने से अच्छा है कि वो वहीं फरीदाबाद में रुक जाए, इसीलिए सब वहीं रुके हुए थे। प्राची की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। हर तरफ सब खुशियों का माहौल था। इन सब चीजों की तकलीफ में कोई थी तो वो प्राची थी, और प्राची को तकलीफ में देखकर किसी को दर्द पहुंच रहा था तो वो था युग। प्राची अभी अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी थी, अमन की तस्वीर देखे जा रही थी। इतने में मधु उसके पास आकर बैठी तो प्राची ने झट से वो तस्वीर गद्दे के नीचे छिपा दी। नहीं प्राची, मत छिपाओ, मुझे पता है कि तुम्हारे हाथों में क्या है। अब छुपाने से सच बदल नहीं जाता। प्राची, खुद को संभालो। मधु ने जैसे ही ये बात कही तो प्राची मधु से लिपटकर रोने लगी। मधु, मैं हार गई। अब मुझ में अपनी परीक्षा देने की बिल्कुल हिम्मत बाकी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं जिंदा भी बचूंगी। अरे पागल, ऐसी बातें नहीं करते हैं। जरा युग के बारे में तो सोच यार, कितना प्यार करता है वो तुम्हें। अमन का इतना बड़ा ड्रामा देखने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता है कि तुम हर जगह सही हो। इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ कि प्राची, खुद को संभाल कर एक नया हुलिया बनाओ। अपना और दुनिया को दिखाओ कि तुम्हें अमन रायजादा से कोई मतलब नहीं है। मानती हूँ उसने जो किया वो बहुत बहुत ज्यादा गलत है, लेकिन अगर तुम ऐसे खुद को तकलीफ पहुँचाओगी तो उसे तो खुशी होगी ना। वो यही चाहता है कि तुम हमेशा दुखी रहो और कभी भी युग के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू ना कर पाओ। तभी तो उसने आयशा के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था ये। प्राची ने मधु की सारी बातें सुनी तो लेकिन उसको कोई जवाब नहीं दिया। बस वो गुमसुम सी बैठी रही और अमन के बारे में सोचने लगी। इतने में उसकी मम्मी भी कमरे में आ गई। वो मधु प्राची को साथ देखकर प्राची के करीब आई और उसके हाथों में काला धागा बांधने लगी। तो प्राची ने उनकी तरफ देखकर कहा, ये क्या है? अरे तेरी सगाई हो गई है, भूल गई क्या? अभी किसी की नजर लग जाएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे भी तेरी सगाई में कितना बखेड़ा खड़ा हुआ था कि मैं क्या ही कहूँ। उस टाइम तो मैं चुप रही, लेकिन मैं अभी बोल देती हूँ, अगर शादी में कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने इस लड़के को मधु की सगाई में देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों का भी चक्कर चल रहा है। अगर कुछ था तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मम्मी ने ऊंची आवाज में प्राची से बात कही तो प्राची ने अपनी आंखें नीचे कर ली और कुछ नहीं बोली। ये देखकर प्राची की मम्मी दोबारा उस पर चिल्लाते हुए बोली, अब यूं नजरें झुकाने से क्या होता है? वैसे तो बहुत लगी रहती थी कि तू पढ़ाई कर रही है। वहाँ पढ़ाई करती थी या अमन के साथ गुलछर्रे उड़ाया करती थी? प्राची की मम्मी ने जैसे ही ये बात कही तो मधु ने अपनी जगह से उठकर उन्हें देखकर कहा, आंटी ऐसे तो मत बोलिए, कम से कम आप नहीं जानती आपकी लड़की कितनी समझदार है। अरे आप नहीं समझ रही हैं कि वो अभी किस हाल में है। उस पर आप इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रही हैं। कैसी माँ हैं आप? हाँ, आपने आज तक कभी प्राची को समझा ही नहीं, कभी उसके पास बैठकर उससे पूछा ही नहीं कि बेटा तुझे क्या तकलीफ है। कभी उसे जानना चाहा कि वो क्यों रोती है, कि वो आपसे अपने दिल की बात खुलकर कह सके? नहीं, वो कह ही नहीं पाती है। अरे आप उसकी माँ के साथ उसकी सहेली बनिए, कम से कम उसे समझने की कोशिश तो किया कीजिए। हर बार उस पर कभी ना कभी कोई ना कोई आरोप लगाना आपकी आदत बन चुकी है और अपने फैसले थोप देना तो अच्छा नहीं होता ना। आंटी मुझे माफ कीजिए, मैं आपसे छोटी हूँ और मुझे ये सब कहने का हक नहीं है, लेकिन आज मुझे ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आपने प्राची को सही समय पर संभाला होता तो आज ये हालत क्रिएट ही नहीं होती। आपने तो बस हमेशा प्राची के सपनों के आगे आकर उसकी शादी को लेकर उसे प्रेशराइज्ड किया है। कभी जानना ही नहीं चाहा कि वो क्या करना चाहती है, कभी समझना ही नहीं चाहा कि क्या वो इतना क्यों रोती है। अरे आंटी, मैं नहीं कहती कि आप उसकी माँ मत बनो, पर कम से कम ये भी तो सोचिए कि वो भी एक इंसान है। उसने कभी आपकी कोई बात नहीं टाली, आपने जैसा कहा वैसा किया। अपने सपनों के लिए थोड़ा समय के अलावा उसने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी आप इतना कुछ कहती हैं। आज आपका बेटा आपके लिए वो नहीं कर सकता जो प्राची आपके लिए करती है। मधु ने जैसे ही ये बात कही तो प्राची ने उसे आंखें दिखाकर रोकना चाहा, पर वो नहीं रुकी। वो जानती थी कि अगर आज नहीं बोलेगी तो प्राची की मम्मी उसे ऐसे ही सुनाती रहेंगी और उसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। जरूरी नहीं कि हमेशा ही प्राची की गलती हो, ये बात उसकी मम्मी को समझना चाहिए था। वो प्राची को भले ही अपनी बेटी समझती थी, पर सगी माँ होने के नाते कभी उसके विचारों पर अमल नहीं करती थी।
बस अपना हर फैसला उस पर लाद कर उसके ऊपर इतना दबाव डालती थी कि उसे हर हाल में वो फैसला मानना ही पड़ जाता था। मधु अपनी बात कहकर वहां से चली गई तो प्राची की मम्मी ने प्राची के पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरा और रोते रोते बोली, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं ही तुझे नहीं समझ पाई। अगर आज मधु ने मुझे ये सारी बातें नहीं कही होती तो मैं शायद कभी समझ ही नहीं पाती कि क्या सही है और क्या गलत। सच कहा उसने, मैं तेरी माँ तो बन गई लेकिन तेरी सहेली कभी नहीं बन पाई। कभी तुझसे नहीं पूछा कि बेटा तुझे क्या तकलीफ है, कभी जानना ही नहीं चाहा कि तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो, कभी सोचा ही नहीं कि तुम एक इंसान भी हो और तेरी भी सपने हैं। मुझे माफ कर दो। अरे नहीं मम्मी, अब माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप मेरी हमेशा से अच्छी मम्मी थी और रहेंगी और मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है और ना होगी। बस आप मुस्कुरा दीजिए। ये कहकर प्राची मुस्कुराने लगी तो उसकी मम्मी भी साथ में मुस्कुराने लगी। अपनी मम्मी को यूं मुस्कुरा कर देख प्राची को इस बात की तसल्ली तो हो गई थी कि चलो मम्मी तो खुश है तो अब वो कैसे भी करके खुद को संभाल तो लेगी, क्योंकि मम्मी के साथ के बिना वो अधूरी थी। हर बेटी की जिंदगी में माँ बाप बहुत अहमियत रखते हैं और कुछ ऐसा ही अहम रिश्ता प्राची आगे अपने जीवन में चुनने वाली थी। आगे उसकी शादी का मुहूर्त और करीब आ रहा था। क्या होगा आगे, कहानी में कौन सा आएगा नया ट्विस्ट, ये सारी बातें आपको पता चलेंगी धीरे धीरे। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।